हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुर्गेश कुमाउथ, एमएससी फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का मैथमेटिकली मेथड क्या होता है। उससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था और रिजल्टेंट वेक्टर की हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था। और जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था उसको हमने कोसाइन फार्मूला कहा था। तो अब उसी कोसाइन फार्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। देखिए, कोसाइन फार्मूला क्या था अपने पास, आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसी को हमने कोसाइन फॉर्मूला कहा था। सही है, ध्यान से देखिए, कुछ स्पेशल केस ले रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसे केस फर्स्ट, जब थीटा व्हेन थीटा की वैल्यू हो आपके पास 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री हो तो क्या होगा, ये आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा तो मैं 2ab लिखा, और ये r बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी। सही है, r बराबर a प्लस बी आ जाएगा। यदि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये रख लेते हैं, हम यहाँ पर 90 डिग्री रखते हैं। जब इसके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। सही है, इसी फॉर्मूले से किया हमने। कोस 90 की वैल्यू 0 तो कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तो देखिए केस थर्ड देखिएगा आप, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, आर बराबर, लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था हमने, ए माइनस बी। यही तो आएगा, ये बताया था हमने, मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये मिनिमम वैल्यू होगा। देखिए, जो आर बराबर ए माइनस बी है, इसका एक स्पेशल केस से करते हैं। देखिए कैसे, देखिए जो r बराबर a माइनस बी हमें दे रखा है, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि b अगर ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, b का वैल्यू अगर ज्यादा हो तो फिर क्या होगा। देखिए r बराबर a माइनस बी कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कोस 180। तो r बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये प्लस माइनस ही तो है भाई, r इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ही तो है। तो देखिए प्लस माइनस रूट, ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या बना, प्लस माइनस रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ये बना प्लस माइनस ए माइनस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, या तो क्या होगा ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो यहाँ से आया, चाहे बी बड़ा हो चाहे ए बड़ा हो, दोनों में ही जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने केसेस पढ़े वो किसके लिए थे, तो जब दो वेक्टर इक्वल नहीं हो, ए वेक्टर का वैल्यू कुछ डिफरेंट था और बी वेक्टर का वैल्यू कुछ डिफरेंट था। अब हम कुछ ऐसे स्पेशल केस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनमें ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के, जिसमें ए का वैल्यू बी के बराबर है। तो देखिए क्या होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो, व्हेन, जैसे केस, ये केस ले लेते हैं फर्स्ट, व्हेन ए इक्वल्स टू बी एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लिया मैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए पुट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह भी ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर कोस 0, कोस 0 का वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2a स्क्वायर हो गया प्लस 2a स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा ना, कोस 0 1, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया, रूट 4a स्क्वायर, कितना आ गया 2a। ये हुआ, जो दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर
उनका मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 2a आएगा, या फिर 2b भी हो सकता है, एक ही जगह b भी हो सकता है। ये बराबर इक्वल माना, उसी से आया है ये। अब ध्यान से देखिए, जब केस सेकंड इसमें देखिए when a equals to b and theta equals to 90, थीटा इक्वल्स टू 90। अब इसकी बात करूं मैं, इक्वल्स टू बी और थीटा इक्वल्स टू 90 के केस में क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा कि cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा रूट 2a। देखिए अभी तक हमने ये फाइंड आउट किया कि जब दो वेक्टर इक्वल हो तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन अभी हमने उसका डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं किया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा किस केस में, जब ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर हो। तो उनके डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा, वो क्या होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू b है, a इक्वल्स टू b, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, ऊपर भी a रख दिया मैं sin थीटा, और नीचे बात करें हम a प्लस a cos थीटा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब पहले केस में बात करें, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 0, तो tan 0 कितने पर होता है, अब tan अल्फा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0, ये किसकी वैल्यू होती है 0, x का वैल्यू होता है 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर आएगी उसी डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी 0 डिग्री पर ही होगी। सेम, ये तो हमने फर्स्ट केस के बारे में बात की। अब सेकंड केस में जब a इक्वल्स टू b हो और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा हो, तब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पर tan अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पर a रख देता हूँ b की जगह sin थीटा 90 sin 90 अपॉन a प्लस a cos 0 cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो 0, तो ये वैल्यू कितना आएगा sin 90, और tan अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया π/4। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब हमारे पास दो इक्वल वेक्टर हो और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा π/4 पर होगा, मतलब हमेशा उनके मिडिल से होकर गुजरेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई दो वेक्टर थे, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा इनके मिडिल से होकर गुजरेगा। ये देखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा π/4 होगी, इसके रेस्पेक्ट में भी और इसी वेक्टर के रेस्पेक्ट में भी, तो सेम बात है। ठीक है, अब एक और स्पेशल केस लेते हैं, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, देखिए a इक्वल्स टू b हो और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो, या 60 डिग्री मान लीजिए, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री का केस देख रहे हैं आप, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर ab, और यहाँ से देखिए ये a इक्वल्स टू b है तो कितना आ जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आ गया रूट 3a स्क्वायर, या फिर बात करें हम इसको सोल्व करें तो कितना आएगा रूट 3a, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा रूट 3a। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा की वैल्यू निकालें, tan अल्फा क्या होगा b sin थीटा, तो b की जगह a रखा मैं sin 60 डिग्री अपॉन a प्लस b की जगह भी a रखा cos 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू ये सेम है, a से a कैंसिल हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 और 1 प्लस 1/2, ये कुल ये हो गया रूट 3/2 और 3/2 हो गया इसका वैल्यू।
अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा √3/2 एंड 2/3, कैंसिल हो गया। tan अल्फा इक्वल्स टू आ गया 1/√3। तो अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, अल्फा इक्वल्स टू π/6। ठीक है, हमने फिर क्या देखा इसी केस में? हमने फिर क्या देखा कि जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और उनके बीच का एंगल यदि 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा उनके मिडिल से होकर गुजरेगा। ये देखिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उनके मिडिल से होकर गुजरेगी, जिस एंगल का मान रहेगा π/6। ये भी π/6 और ये भी π/6, क्योंकि ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? बी वेक्टर। और हमने फॉर्मूले से भी फाइंड आउट किया। ठीक, ये तो हमारे पास बात हो गई कि हमारे पास कौन कौन से केस थे और उनको हमने कैसे सोल्व किया। अब हम न्यूमेरिकल द्वारा इन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है, हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। तो पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन ए पार्टिकल मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री विद ईच अदर। कोई दो फोर्स हैं जो एक पार्टिकल पर अप्लाई हो रहे हैं और उनका बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। ठीक है, वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड, उनमें से कोई एक फोर्स को यदि रिवर्स कर दिया जाता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम √3 टाइम्स। देन जो एक्सेलरेशन है वो √3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, √3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। किससे? जो फर्स्ट सिचुएशन है उससे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। तो जो फोर्सेस हुए दोनों सिचुएशन में, जो फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, F1 वेक्टर और ये हो गया आपका F2 वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये बताइए, ये कोई पार्टिकल है जिस पर कोई दो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ। फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो जो दोनों का मैग्नीट्यूड है R1 वो कितना होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कोस थीटा। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के रिजल्टेंट की बात की जाए तो कुछ ऐसे होगा। मान लेते हैं कि ऐसा हुआ R1 वेक्टर, ठीक है, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया कि ये होगा। इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में ऐसे कह रहा है, देखिए इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड, यदि उन दोनों फोर्स में से कोई एक रिवर्स्ड है, मतलब क्या हुआ, कैसा फिगर बनेगा। यदि ये F1 वेक्टर लूं और F2 वेक्टर को मैं मान लेता हूं कि रिवर्स्ड हो गया, F2 वेक्टर रिवर्स्ड हो गया, तो फिर कैसा फिगर बनेगा। जैसे ये F2 वेक्टर है स्टार्टिंग में, जो ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, तो रिवर्स होने को तो F2 को मैं रिवर्स माना तो कैसे आ जाएगा। ये देखिए -F2 वेक्टर आ गया। पहले रिजल्टेंट वेक्टर किधर आ रहा था, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर R1। अब रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर R2। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था पहले, थीटा। थीटा माना 120 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन मैं थीटा माना अभी, ठीक है। फिर ये एंगल कितना बचा, पाई माइनस थीटा। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि F1 वेक्टर और -F2 वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले में ऐड करें कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, इसी फॉर्मूले में रखें। तो कैसे रखा हमने, R इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू रूट F1 वेक्टर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। इसी फॉर्मूले से क्या हमने सिर्फ वहां फॉर्मूले में रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा। तो देखिए R2 इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये सिर्फ हमने इसी फॉर्मूले से निकाला है।
F1 वेक्टर को और F2 वेक्टर को ऐड किया है। कैसे नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये देखिए, जैसे मैं कहूँ कि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। देखिए एड ही तो हो रहा है। अब इनके बीच का एंगल कैसे लेंगे अगर ये ऐड हो रहा है, तो देखिए अगर ये ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर होता तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आ रहा था, अभी ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। तो अभी मेरे को ए वेक्टर ऐड करना है और माइनस बी वेक्टर ऐड करना है, तो इसको क्या होगा, बी वेक्टर को आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए, मतलब बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लिया हमने बी वेक्टर। तो अब यदि एंगल थीटा हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अभी थीटा हो, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसी कंसेप्ट को यूज किया और हमने दो इक्वेशन बनाया। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास r1 इक्वल्स टू f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास r2 इक्वल्स टू रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2 कोस थीटा। दोनों इक्वेशन, दोनों कंडीशन से हमने दो इक्वेशन बनाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, then the acceleration of the particle become root 3 times। जो फर्स्ट सिचुएशन में जितना एक्सेलरेशन था उसका जब दूसरी सिचुएशन में बात की जाए तो वो एक्सेलरेशन √3 टाइम्स ज्यादा हो गया। अब बात करें फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है भाई, ये R1 फोर्स ही तो है, यहाँ पर फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ही तो रहेगा ना। तो R1 क्या है, फोर्स, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, A1 के एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा ना, क्योंकि F क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू A। तो R भी यहाँ प्रोपोर्शनल होगा किसके, A1 के। अगर R2 की बात करूँ तो R2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, A2 के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास R2 अपॉन R1, ठीक है, कितना है A2/A1। देखिए जो A2 की वैल्यू है वो क्या होगी, A2 की यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, जो फर्स्ट सिचुएशन में एक्सेलरेशन था उसका √3 टाइम्स ज्यादा हो गया, √3 टाइम्स A1। यस, यही कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हमने किया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो R2 बाई R1 और ये आ गया हमारे पास √3A1 अपॉन A1, या फिर मैं बात करूँ तो ये आया R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू √3/1। यस, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया जो लास्ट में कंडीशन दी हुई थी उससे। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में हम R2 और R1 का वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से R2 अपॉन R1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 क्या है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कोस थीटा अपॉन रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 और F2 कोस थीटा इक्वल्स टू √3/1। कुछ नहीं किया हमने, R2 और R1 का सिर्फ वैल्यू पुट किया है। अगर इसको सोल्व करें तो क्या होगा, अगर दोनों साइड्स हम स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 और कोस थीटा, रूट कैंसिल हो गया ना। अब √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसके स्क्वायर करके इधर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3F1 का स्क्वायर 3F2 का स्क्वायर और प्लस 6F1 F2 कोस थीटा। सोल्व करेंगे तो ये तो आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर इसको और सोल्व कर देते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। F1 स्क्वायर प्लस 2F2 का स्क्वायर और प्लस 8F1 F2 और कोस थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बना अपने पास, ये इक्वेशन बना, सही है। और देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू कितना था, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। पुट कीजिए यहाँ पर, तो 2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर माइनस 8F1 F2 कोस 120 डिग्री इक्वल्स टू 0। और कोस 120 का मान कितना होता है, -1/2। तो देखिए कैसे निकाला, F1 स्क्वायर 2F
2 का स्क्वायर और माइनस 4 F1 F2 बस इक्वल्स टू 0। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, और सोल्व करते हैं थोड़ा। अब देखिए इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बचेगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 इक्वल्स टू 0। यदि इस इक्वेशन को फिर अब F2 स्क्वायर से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 F1 F2, सही है, ओके, इक्वल्स टू 0। अब इससे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, F1 F2 इसका स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 और ये बन गया प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। अब लेट ऐसे तो मान लेते हैं एक बार, लेट F1 F2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x। तो देखिए x स्क्वायर से क्या बना, ऐसे ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म में हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स से पुट कीजिए माइनस b कितना है माइनस 2, तो कितना होगा प्लस 1 रूट b स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 1 1 जैसे कि 4 अपॉन 2 a का वैल्यू 1 है यहाँ पर। x इक्वल्स टू कितना आया 2 प्लस माइनस ये 4 माइनस 4 0 हो गया, तो कितना 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना आया 1, तो x इक्वल्स टू कितना है हमारे पास f1 अपॉन f2 f1 अपॉन f2 कितना आया 1 या। और यही क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था हमें, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो आया ये 1। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि कैसे जो क्वेश्चन फॉर्मूला था उसके कंसेप्ट को हमने यूज किया और हमने सॉल्यूशन निकाला। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।